वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय आपके अपने चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत इसके पहले वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस किया था। उससे संबंधित समस्त क्वेश्चंस क्या क्या एग्जाम में आते हैं, पीएससी प्री एवं मेंस की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चंस इसके अंतर्गत में आना चाहिए, इन पर डिस्कशन किया था। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारतीय नदी प्रणाली एवं नदी तंत्रों के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे संबंधित जो भी यदि आपको डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं आप, और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्क्राइब किया जाएगा। आपके मन में जो भी आपको डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो जैसा कि हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अर्थात ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियां आपस में मिलकर जिस भी तंत्र का निर्माण करती हैं उसे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की एक विशाल नदी जो 5 देशों का जल जिसके अंदर संग्रहित होता है। भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया और बांग्लादेश हो गया, जिसका सर्वाधिक जल का उपयोग बांग्लादेश कंट्री या देश के द्वारा किया जाता है। यदि हम बात करेंगे तो लगभग 2900 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है, और हिमालय में हमारा मध्य हिमालय जो है, हमारा जो महान हिमालय है, उस महान हिमालय के समानांतर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से और फिर पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। तो हम मैप में जहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और जहाँ तक ये अवसान कर रही है सारा मैप में ड्रा करते हैं। उससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा ये जम्मू कश्मीर राज्य में ये उत्तर भारत वाला क्षेत्र जो है, इसमें हिमालय हमारा जम्मू कश्मीर में नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। तो इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमारी 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है और कैलाश है। कैलाश पर्वत श्रेणी जो है हिमालय पर्वत की ऐसी श्रेणी है या ट्रांस हिमालय की ऐसी श्रेणी है जो भारत में मौजूद नहीं है, ये तिब्बत क्षेत्र में मौजूद है। तो इसी कैलाश श्रेणी से ये तिब्बत क्षेत्र चाइना से लगा हुआ है। तो ये जो तिब्बत श्रेणी है, इस तिब्बत श्रेणी में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील है। इसी मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है जिस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इस कैलाश पर्वत की तिब्बत क्षेत्र में ट्रांस हिमालय की कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी का उद्गम होता है। यह नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और महान हिमालय जो हमारा है, ग्रेट हिमालय, इसके समानांतर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचती है। तो इससे आने वाले क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम किस पर्वत से होता है? कैलाश पर्वत से। किस ग्लेशियर से ये निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और उसके अलावा झील पूछा जाएगा तो मानसरोवर झील जो कि 60 किलोमीटर दूर है उससे उसका उद्गम होता है। तो इस ग्लेशियर से ये निकलती है, दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और यह हमारे महान हिमालय के समानांतर, अब बुक्स में अलग अलग डेटा हुआ है, कहीं 1200 किलोमीटर, कहीं 1800 किलोमीटर दिया हुआ है। तो डेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको ये चीज समझना है कि महान हिमालय की जो श्रृंखला है हमारी, उसके समानांतर में ये नदी जो है प्रवाहित होती है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार आता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको अभी तिब्बती क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नहीं कहा जाता है, यहां पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत क्षेत्र में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का अर्थ होता है प्यूरिफायर, अर्थात शोधक। इसको प्यूरिफायर या शोधक कहा जाता है। यह सांगपो जो है तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है जिसका अर्थ होता है प्यूरिफायर या शोधक। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है महान हिमालय को पर्वत के समानांतर बहती हुई, जो हमारा महान हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। इस नामचा बरवा पर्वत जो है, इस नामचा बरवा पर्वत पे
एक पास पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, इस पास या दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। पासेस और दर्रे ये तो आप जानते ही होंगे क्या होते हैं, तो एक लाइन में मैं इसको आपको समझा दूं कि दर्रे किसे कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के लिए बने हुए प्राकृतिक जो रास्ते जो नेचुरल होते हैं उनको दर्रे कहा जाता है। इसका कारण क्या है, ये दर्रे बनते कैसे हैं? या तो नदियां जो है प्रवाहित हो रही है वो सूख जाएंगी तो दर्रों का निर्माण होगा, या भूकंप आते हैं तो भूगर्भिक हलचलों के कारण चट्टानें एक दूसरे से दूर सरकती हैं, उनके बीच से रास्ता बन जाता है। और इनका महत्व क्या है? इन दर्रों के माध्यम से हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हम व्यापार करते हैं। इन दर्रों के द्वारा हम, जैसे अपने कैलाश मानसरोवर की यात्रा है और भी जो दुर्गम रास्ते इन दर्रों के माध्यम से हम वहां पर प्रवेश करते हैं या वहां तक पहुंचते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, प्रश्न आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में या अरुणाचल प्रदेश राज्य में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो दर्रा है आपका यांगयाप दर्रा। अब चूंकि ये महान हिमालय से समानांतर चल रही है, तो महान हिमालय से समानांतर चलने के बाद ये जो है, अब चूंकि इसको दक्षिण में प्रवेश करना है, भारत में प्रवेश करना है, तो अब इस हिमालय पर्वत को वो काटेगी। तो हिमालय पर्वत को वो काटकर इसी अरुणाचल प्रदेश में एक गार्ज का निर्माण करती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, गार्ज यानी हिंदी में इसको बोला जाता है महाखड्ड। जब नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं या प्रवाहित होती हैं तो वो नदियां क्या करती हैं, अपना जो मुलायम वाली चट्टान वाला भाग होता है उसको धीरे धीरे काटना चालू करती हैं और गर्त का निर्माण करती हैं। जब ये सकरा तो होता है, सकरे के साथ साथ वी आकार की संरचना बनाता है तो वी आकार की घाटी, और गहरा होकर यू आकार की संरचना बनाएगा तो यू आकार की वैली या यू आकार की घाटी, और जब सकरा होकर काफी गहरा बनता है तो एक गार्ज कहलाता है या महाखड्ड कहलाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसी महान हिमालय में नामचा बर्फा पर्वत जो है उसको काटकर एक गार्ज का निर्माण करती है जिसे हम दिहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय या भारत में प्रवेश करते समय किस गार्ज का निर्माण किया जाता है? तो उस गार्ज का नाम आपका दिहांग गार्ज। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब यहां भारत में प्रवेश कर रही है, तो प्रवेश करती है जैसे ही नदी, अभी ये नदी सांगपो के नाम से ही जानी जाती है, अभी ये ब्रह्मपुत्र नहीं कहलाती है। अब ये नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है सादिया या कहीं कहीं सदिया दिया होता है। ये सदिया का पश्चिमी भाग जो है, सदिया के पश्चिमी भाग से अरुणाचल प्रदेश में सदिया के पश्चिमी भाग से यह नदी प्रवेश करती है भारत में। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसमें दो छोटी छोटी महत्वपूर्ण नदियां इसमें आकर मिलती हैं। एक नदी जो आकर मिलती है उसका नाम है आपका दिबांग रिवर, दिबांग रिवर, या इसी को सियांग नदी के नाम से भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के पश्चात इसके पश्चिम क्षेत्र से दो नदियां, पहली नदी दिबांग या उसको सियांग के नाम से जाना जाता है, वह ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। और ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है तो अरुणाचल प्रदेश में अब इस रिवर को दिहांग के नाम से ही जाना जाएगा। अरुणाचल प्रदेश देखिएगा, तिब्बत क्षेत्र में सांगपो नाम था, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चिम से दिबांग या सियांग नदी पहले मिलती है और एक दूसरी नदी इसमें आकर मिलती है जिसका नाम है लोहित नदी। लोहित नदी जब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर प्रवेश करती है तो पश्चिमी भाग से दो नदियां इसमें आकर मिलती हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक दिबांग रिवर या दिबांग को सियांग के नाम से भी जाना जाता है और दूसरी है लोहित नदी। ये जो लोहित नदी है इस नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि लोहित नदी को खूनी नदी क्यों कहा जाता है? तो विद्यार्थियों इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको पता है कि नदियों के द्वारा बहुत सारे सेडिमेंट या अवसादों को बहाकर लाया जाता है। तो इस लोहित नदी में जो भी अवसाद होते हैं वो लाल कलर के अवसाद पाए जाते हैं। इन लाल अवसादों के कारण ही इस लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। अब यह नदी अरुणाचल प्रदेश से आगे प्रवेश करती है। तो पहला स्टेट तो आपका हो गया कि अरुणाचल प्रदेश में आई,
अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है आसाम क्षेत्र में। तो जब ये आसाम क्षेत्र में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से जब ये आसाम राज्य में प्रवेश करेगी तो आसाम राज्य में एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वनडे एग्जाम या अदर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप है। किस राज्य में स्थित है? आसाम में है। किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। तो ये माजुली नदी द्वीप जो है, इसका पहला फैक्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप। और यदि अब ये ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से जब ये आसाम में प्रवेश करेगी तो आसाम राज्य में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम किस राज्य में होता है? आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में देहांग और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली नदी द्वीप के नाम से बना हुआ है। फिर यह जो माजुली नदी द्वीप है ये मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी से बनने वाले जो मुखौटे हैं, मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है। काफी प्राचीन कला है। यहाँ पे जो जनसंख्या निवास करती है, जो प्राचीन लोग हैं, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उससे मुखौटों का निर्माण किया जाता रहा, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। परंतु वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी में मृदा कटाव या मिट्टी के कटाव की समस्या आई हुई है। इस कारण से धीरे धीरे वहां से ये लोग पलायन करने लगे हैं और ये जो हमारी पुरानी जो कला है ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है ये नदी द्वीप। फिर ये जो नदी द्वीप है इसको वर्ष 2016 में भारत का प्रथम द्वीपीय जिला घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2016 में भारत का प्रथम द्वीपीय जिला, जो माजुली नामक स्थान है जो द्वीप पे बना हुआ है, उसको 2016 में जिला घोषित किया गया। तो भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? आपका माजुली है। उसके बाद में यही पर ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये आगे चलकर आसाम राज्य में ही एक छोटा सा एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसे हम उमानंदा द्वीप के नाम से जानते हैं। ये उमानंदा द्वीप भी आपका किस राज्य में है? आसाम में है। और नदी यदि पूछी जाएगी तो ब्रह्मपुत्र रिवर है। इसकी खासियत क्या है कि ये विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और ऐसा कहा जाता है कि सुनहरे लंगूर या गोल्डन लंगूर जो है इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हैं, पाए जाते हैं। अब ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आपकी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर जो है आसाम राज्य से प्रवेश करती हुई, देखिएगा मेघालय में नहीं जाती। मेघालय के पठार जो है, इस मेघालय के पठार से ऊपर आती हुई धुबरी जो आपका स्थान है, बॉर्डर पे लगा हुआ है आपका पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आसाम, यहां से यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहां तक समझ में आया? एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? कैलाश पर्वत से। किस झील से होता है? मानसरोवर झील से। हालांकि ये 60 किलोमीटर दूर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। ग्लेशियर पूछा जाएगा, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। अब पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो। सांगपो का अर्थ होता है प्यूरिफायर अर्थात शोधक। अब यह नदी महान हिमालय के समानांतर बहती है। समानांतर बहने के बाद में यह नदी यू टर्न लेती है और यू टर्न लेती हुई नामचा पर्वत जो है उस पर्वत को काटती हुई एक गार्ज का निर्माण करती है जिसको हम देहांग गार्ज के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात यह यांग याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और यह रिवर जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो पश्चिम क्षेत्र से, पश्चिम नहीं पूर्वी क्षेत्र से, क्योंकि इस नदी का पश्चिम क्षेत्र तो ये होगा, इसका पूर्वी क्षेत्र, इसके पहले भी मैंने आपको पश्चिमी क्षेत्र बताया था, उसको करेक्ट कर दीजिएगा, पूर्वी क्षेत्र। यह पश्चिमी क्षेत्र जो पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र से दिबांग एवं सियांग, दिबांग या सियांग या लोहित नदी,
ये दो नदियां जो है इसमें आकर मिलती हैं। इसमें आकर मिलने के पश्चात यह नदी आसाम राज्य में प्रवेश करती है। और ध्यान रखिएगा कि जो लोहित नदी है, इस लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, कारण इस नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, सेडिमेंट पाए जाते हैं। इस कारण से यह नदी खूनी नदी के नाम से विख्यात है। अब यह नदी अरुणाचल प्रदेश से आसाम में प्रवेश करती है। इस आसाम में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसको कि हम माजुली नदी द्वीप बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है, आसाम किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र। इसके पश्चात आसाम राज्य में ही विश्व के सबसे छोटे नदी द्वीप उमानंदा द्वीप का निर्माण करती है। किस राज्य में, आसाम में, और किस नदी में, ब्रह्मपुत्र में। अब यह रिवर जो है आसाम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। उसके पश्चात यह रिवर जो है, यह नदी जो है, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब जब यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो ये ध्यान रखिएगा, ये सिक्किम है हमारा। सिक्किम राज्य में यहां पर है जैमू ग्लेशियर। आपको पता है कि उत्तर भारत या हिमालयन नदियां जो होती हैं वो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं। तो सिक्किम राज्य में ग्लेशियर है जैमू ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक नदी जो है, ये नदी का उद्गम होता है। और यह नदी बॉर्डर पर, जब बांग्लादेश में प्रवेश करने के पहले बॉर्डर पर मिल जाती है किसमें, ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम है तीस्ता रिवर या तीस्ता नदी। आपने सुना था, काफी विवाद था, तीस्ता जल विवाद के नाम से प्रसिद्ध था, जो भारत एवं बांग्लादेश के बीच में था। यह रिवर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। अब यह रिवर बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। अब यह रिवर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। देखिए कितने नाम हुए, इसके नामों से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तिब्बत क्षेत्र में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, आसाम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। अब देखिएगा, जब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाऊंगा, तो ये ध्यान रखिएगा, गंगा नदी जब यहां से प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल क्षेत्र से, ये क्षेत्र से जब ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो ये जो गंगा नदी है इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार ब्रह्मपुत्र को जमुना। अब ये दोनों रिवर, पद्मा रिवर और जमुना रिवर, जब दोनों आपस में आकर मिलती हैं एक स्थान पर, ये दोनों मिल जाती हैं, तो ये रिवर पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। अभी पद्मा जमुना मिल जाती है, तो अभी पद्मा के नाम से ही ये रिवर जो है ये आगे बढ़ रही है। उसके पश्चात मणिपुर क्षेत्र जो है हमारा, इस मणिपुर क्षेत्र से एक छोटी सी नदी प्रवाहित होती है, जो आकर इसी पद्मा रिवर में आकर मिल जाती है। उस रिवर का नाम है बराक रिवर, बराक नदी। जब ये बराक नदी आकर इसमें मिलती है तो ये रिवर जो है, अब इसका नाम हो जाता है मेघना। क्वेश्चन आता है कई बार, मेघना नदी किन दो नदियों की संयुक्त धारा है। तो ऑप्शन में या तो जमुना प्लस पद्मा आएगा या गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही रहेंगे आपके। तो ये मेघना नदी मिल जाती है। उसके बाद जब ये बांग्लादेश क्षेत्र है आपका, इस बांग्लादेश क्षेत्र में नदियां जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो उसके पहले आपको पता है डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा और एस्चुरी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है। जब भी नदियां, आपको पता है सारे नाले आकर मिलते हैं नदियों में, नदियां मिलती हैं समुद्र में, तो ये नदियां या नाले जो होते हैं अपने साथ में सेडिमेंट या अवसाद या कचरा, इनको बहाकर साथ में लाते हैं। जब समुद्र में नदियां मिलने वाली होती हैं, तो आपको पता है समुद्र सारे कचरे या चीजों को क्या करता है, बाहर की ओर फेंक देता है। तो सारे अवसादों को किनारों पर, मुहाने पर फेंक देता है, तटों पर फेंक देता है, तो उसका ढेर लग जाता है, जो कि डेल्टा की एक आकृति बनाता है, जो मैथमेटिकल साइन है। तो वही डेल्टा की जो आकृति है, उसको डेल्टा जो साइन है उसकी जो आकृति है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो जब ये नदी आकर समुद्र में मिलती है तो एक डेल्टा का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। बहुत ही महत्वपूर्ण है सुंदरवन डेल्टा। इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देखिए सुंदरवन डेल्टा से संबंधित बिंदु में यहां लिख देता हूं। सुंदरवन डेल्टा, इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं।
इनकी जो भी संबंधित बिंदु मैं यहां पर लिखता हूं। पहली चीज तो इसकी खासियत क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। अब दूसरा पॉइंट यहां है, इस डेल्टा में सुंदरी नामक मैक्रोब वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए, मैक्रोब वनस्पति की बात तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मैक्रोब वनस्पति किसे कहा जाता है, क्योंकि चीजें आपको जब आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, चीजें समझ में आएंगी तो उन चीजों को याद करने में भी आसानी होगी। तो देखिएगा, मैक्रोब एक प्रकार की वनस्पति है जो एक लवणीय जल अर्थात जो आपका साल्टेड वाटर जो होता है उसमें जितना ज्यादा साल्ट होगा पानी में उतनी तेजी से वृद्धि करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा सुंदरबन डेल्टा का जो जल है उसमें 70% भाग जो है उसमें लवण है यानी नमक है, अर्थात चूंकि नमक की मात्रा ज्यादा है तो पौधा जो है काफी तेजी से वृद्धि करेगा। तो ये जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है 70% जो है ये लवण की मात्रा है इसमें। अब चूंकि लवण की मात्रा पाई जाती है, नमक ज्यादा है, तो ये पौधा क्या होगा, काफी तेजी से होगा और कई किलोमीटरों में फैला हुआ है ये। तो सुंदरबन डेल्टा में 70% लवण की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए विश्व में तेजी से वृद्धि करने वाला ये डेल्टा है। इसमें जो सुंदरी वनस्पति है काफी तेज गति से आगे बढ़ती है और कई किलोमीटरों में फैली हुई है। अब दूसरी चीज है कि इसका फायदा क्या है, वनस्पतियों के नाम है तो यहाँ सुंदरी पादप। अब नमक की मात्रा ज्यादा, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं ये कि जहां पर भी नमक, तो यदि पूछा जाएगा भारत में सुंदरबन डेल्टा के अतिरिक्त किस स्थान पर मैक्रो वनस्पति अधिक पाई जाएगी, तो वैसे तो समुद्री क्षेत्र जितने भी हैं उनके किनारों पर पाई जाएगी, परंतु यदि हम इसकी बात करेंगे तो सुंदरबन डेल्टा के पश्चात हमारा जो गुजरात का कच्छ का रण है जहां से नमक निकाला जाता है उस क्षेत्र में भी मैक्रो वनस्पति अधिक मात्रा में पाई जाती है। साथ ही ये जो सुंदरबन डेल्टा है यहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। आपको पता है कि जो टाइगर होते हैं ये घनी झाड़ियों में ही निवास करते हैं और हमने यहां पर देखा कि सुंदरी जो डेल्टा है तेजी से वृद्धि करता है। और एक चीज और देख लीजिएगा कि ये जो जनरली इसकी आकार कैसा होता है, ये झाड़ियां होती हैं, झाड़ियां उलझी उलझी झाड़ियां होती हैं जिसका कुछ भाग पानी के अंदर, कुछ भाग जो है ऊपर की ओर निकला होता है और कई किलोमीटरों में ऐसे समुद्र में किनारे किनारे पर ये ऐसे भाड़ बने हुए थे, उलझे हुए रहते हैं। आपने डिस्कवरी चैनल भी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जब उतरते हैं तो दलदली क्षेत्र होता है और बड़ी कड़ी कड़ी तने वाली पतली पतली तने जो हैं उसकी झाड़ियां बनी होती हैं कई किलोमीटरों तक। तो ये झाड़ियां जो होती हैं चूंकि घनी होती हैं इसलिए रॉयल बंगाल टाइगर जो है इन झाड़ियों में निवास करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि मैक्रो वनस्पति से फायदा क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में मैक्रो वनस्पति काफी अधिक मात्रा में होती है, घनी होती है, वहां जो सुनामी आती है, तूफान आते हैं, समुद्री तूफान, तो इनके प्रवाह को कम कर देती है। सीधी बात है कि कई किलोमीटरों में ये मैक्रो वनस्पति फैली हुई है, मानिए तूफान आ रहा है या सुनामी आ रही है तो वो क्या करेगा, धीरे 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 जब उसका प्रवाह जो है उनसे टकरा कर धीरे धीरे कम होगा, जिससे इसके किनारे लगे हुए क्षेत्र, जैसे हमारा पश्चिम बंगाल क्षेत्र है, सुंदरबन डेल्टा के किनारे पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, सुनामी से बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस सुंदरबन डेल्टा का 2/3 भाग जो है ये बांग्लादेश में है और 1/3 भाग जो है ये हमारा भारत में है। मतलब अधिकतम विस्तार इसका कहां पर है, बांग्लादेश में है। तो ये सुंदरबन डेल्टा से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अभी आप जब भारत की वनस्पतियां पढ़ेंगे, सारे टॉपिक जो ज्योग्राफी के एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सारे टॉपिक्स आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यही वनस्पति मैक्रो वनस्पति जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैक्रो वनस्पति क्या है और
इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा में कौन सी वनस्पति है, क्यों पाई जाती है, ये घनी रहती है इसलिए यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि सुंदरबन डेल्टा को 1954 में 1954 में नेशनल पार्क बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया। 1954 में सुंदरबन जो डेल्टा है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया, जो कि समथिंग लगभग 9630 एरिया जो है किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक लगभग डेटा है क्योंकि झाड़ियां होती है अप्रोक्सीमेटली ही ली जाती है, अंदाजा जो किलोमीटर का है। तो 1954 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया और लगभग 9630 जो है किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये सुंदरबन डेल्टा से रिलेटेड पॉइंट है जो एग्जाम में आते हैं। उसके पश्चात यह जो रिवर है अंत में बंगाल की खाड़ी, आपको पता है यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर अंत में बंगाल की खाड़ी में जब प्रवेश करती है तो किस नाम से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र था। तो इसमें एक बार हम और रिवाइज करते हैं, फास्ट रिवीजन। इसका उद्गम होता है कैलाश पर्वत से, झील है मानसरोवर झील, यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर चेमा युंग डुंग ग्लेशियर है और तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है प्यूरिफायर या शोधक। उसके पश्चात यह हमारा जो महान हिमालय के समानांतर चलती हुई हमारा पूर्वी, उत्तर पूर्वी या पूर्वी बोलेंगे, पूर्वी भाग जो है महान हिमालय का नामचा पर्वत जो है उसको काट कर एक गार्ज का निर्माण करती है जो देहांग गार्ज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है यांगयाप दर्रा। इस दर्रे से प्रवेश करती है तो इसका नाम अब अरुणाचल प्रदेश में देहांग रिवर या देहांग नदी कहलाता है। उसके पश्चात इसके पूर्वी क्षेत्र से, इस रिवर के पूर्वी क्षेत्र से दो नदियां आकर इसमें मिलती हैं, एक दिबांग या सियांग नदी, दूसरी है लोहित नदी। इस लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस नदी में लाल अवसाद पाए जाते हैं, सेडिमेंट पाए जाते हैं। अब यह रिवर अरुणाचल प्रदेश से जब आसाम में प्रवेश करती है तो आसाम में यह विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप जो है उसका निर्माण करती है। उसके पश्चात आसाम में ही विश्व के सबसे छोटे नदी द्वीप उमानंदा द्वीप जो है इसका निर्माण करती है। उसके पश्चात ये धुबरी से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां पर सिक्किम से तीस्ता नदी आकर इसमें मिल जाती है। गंगा की एक धारा जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से प्रवेश करती है, फिर यह पद्मा जमुना में आकर मिल जाती है। उसके पश्चात यह मणिपुर से एक बराक नदी इसमें आकर मिलती है, फिर यह रिवर आकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और अंत में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उद्गम से लेकर अवसान तक आपको सारी चीजें पता है, एक कहानी के रूप में उसको याद कीजिए। बस यही होती है मेंस राइटिंग। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको आपको राइटिंग करना है, उनमें से सिलेक्टेड पॉइंट्स को आपको निकाल कर क्या इंपॉर्टेंट चीजें जिनको फैक्ट रखना है हमें, वो मेंस राइटिंग में सिखाऊंगा मैं। अगली क्लास जब मेंस की लगेगी तो मेंस को राइटिंग कैसे करना है, कि सिंगल लाइन क्वेश्चन आपको कैसे देना है, या आपको 3 पेज के जो आंसर होते हैं उनको कैसे लिखना है। जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि मेंस 3 स्टेप में ही होता है। पहला होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस और तीसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। तो जब आपके आपके यदि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप सेकंड और थर्ड स्टेप को फॉलो कर पाएंगे। यहाँ हम एक चीज और देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी में अभी तो हमने देखा कि ये सारी नदियां यहाँ पर मिल रही हैं। कुछ नदियां, प्रमुख नदियां जो हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर वाला पोर्शन जो है ऊपर से भी आकर मिलती है। इस पोर्शन से एक तो नदी हमने देखी थी तीस्ता मिलती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा जब आसाम क्षेत्र से एक नदी और आकर इसमें मिलती है जो जिसका नाम है मानस रिवर, और यहीं से फिर तिब्बती क्षेत्र से एक नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर आती हुई मिलती है जिसका नाम है सुबनसिरी या सुबनासिरी। ये जो सुबनसिरी या सुबनासिरी रिवर है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये सारे जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत मैंने सारे फैक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे आपको बता दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं नेक्स्ट आपके लिए और वीडियो बना सकूं। अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। उसके अलावा फिर इंडिया का फिजिकल डिवीजन है, वेजिटेशन है, और भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।